नमस्कार। आज हम 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 2 न्याय की कुर्सी को पढ़ेंगे व समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। उज्जैन एक जगह का नाम है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और प्राचीन का अर्थ होता है पुराना। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक यानी कि इतिहास से संबंध रखने वाला, ठीक है। तो उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। यहाँ वहाँ टीले थे। टीले का अर्थ होता है छोटी छोटी पहाड़ियां। एक दिन लड़कों का एक झुंड वहां खेल रहा था। कुछ लड़कों का समूह यानी झुंड जो है वहां पर खेल रहा था। एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया। अचानक वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसने इधर उधर देखा कि किस चीज से ठोकर लगी है। कि उसने यहाँ वहां देखा कि उसे किस चीज से ठोकर लगी है। उसको एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा और कुछ नहीं दिखा। तो उसे वहां पर एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा कुछ और नहीं दिखा। वह उठकर गया और अपने मित्रों को बुलाकर वह शिला दिखाई। कि वो उठकर फिर गया जहां पर बच्चे खेल रहे थे, उसके मित्र खेल रहे थे, और वो अपने मित्रों को बुलाकर लाया और उसने क्या दिखाई उन्हें? शिला यानी कि वो चट्टान दिखाई जिससे वो टकराया था। फिर शान से उस पर बैठकर बोला, यह सिंहासन है मेरा। और फिर वो शान यानी कि गर्व से उस पत्थर पर, उस शिला चट्टान पर बैठ गया और बोला कि यह मेरा सिंहासन है। मैं राजा हूं और तुम सब मेरे दरबारी। कि मैं अब राजा हूं और तुम सब मेरे क्या हो? दरबारी हो। तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर आओ। कि तुम अपनी अपनी फरियाद यानी जो भी आपकी शिकायत है, ठीक है, या समस्या है, उसे लेकर आओ। फिर मैं उनका फैसला करूंगा और फिर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। तुम्हारा जो है फैसला करूंगा, ठीक है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये जो बालक है वो इस शिला चट्टान पर बैठा हुआ है और ये इसके मित्र हैं साथ में, ठीक है, जो दरबारी बने हैं। दूसरे लड़कों को यह खेल पसंद आया। कि बाकी बच्चों को भी ये खेल जो है बहुत ही अच्छा लगा। वे एक एक करके आते और कोई काल्पनिक फरियाद सुनाते। काल्पनिक यानी कि मनगढ़ंत। जैसे हम मन ही मन में कई कहानियां बना लेते हैं ना, तो उसी तरह से, ठीक है। तो वहां पर वो काल्पनिक फरियाद अपनी शिकायत लेकर आते और सुनाते। फिर गवाह बुलाए जाते, उनकी गवाही ली जाती। उसके बाद राजा बना हुआ लड़का उनसे सवाल करता और अपना फैसला सुनाता। इस खेल में उनको इतना आनंद आया कि वे रोज ही यह खेल खेलने लगे। कि इस खेल में उन्हें इतना मजा आने लगा, इतना आनंद आने लगा कि वो रोज ही यह खेल खेलने लगे। शिकायतें सुनी जाती, अपराधी पेश किए जाते, बयान लिए जाते, फिर शिला पर बैठा हुआ लड़का अपना फैसला सुनाता। बात इधर उधर फैलने लगी कि उसकी जो चर्चा है वो यहाँ वहाँ आसपास में भी होने लगी। लोग लड़के की न्याय बुद्धि की चर्चा करने लगे। कि जो आसपास के जो लोग हैं वो उस लड़के की न्याय बुद्धि की चर्चा करने लगे, क्योंकि वो बहुत ही सही फैसला करता था और सभी उसकी न्याय बुद्धि की प्रशंसा करने लगे, चर्चा करने लगे और कहने लगे कि अवश्य ही उस लड़के में कोई दैवी शक्ति है। कि अवश्य ही, जरूर ही उस लड़के में कोई ना कोई दिव्य शक्ति है जिस कारण वो इतना सही न्याय कर पाता है। एक दिन दो किसानों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा उठ खड़ा हुआ, ठीक है। ये दो किसान हैं, ठीक है, दोनों के बीच में जमीन को लेकर झगड़ा हुआ। मामला गंभीर था, कि मामला बहुत ही सीरियस था। टीले वाले लड़के की इतनी चर्चा थी कि वे राजा के दरबार में जाने के बजाय उसी के पास गए। कि
उस लड़के की इतनी प्रशंसा होने लगी थी उसकी न्याय बुद्धि की कि जो वो किसान थे वो राजा के पास नहीं गए, कहाँ गए? उस बच्चे के पास गए और उसको अपने झगड़े के बारे में बताया और उस झगड़े के बारे में उस लड़के को बताया। लड़के ने बड़ी गंभीरता से दोनों किसानों के बयान सुने। लड़के ने बड़ी ही गंभीरता से, गंभीरता यानी गहराई से दोनों की बातें सुनी। उसके बाद उसने जो फैसला दिया उसे सुनकर वे दंग रह गए कि उसके बाद उन दोनों की बातें सुनकर जो उस लड़के ने फैसला किया कि इतना अच्छा फैसला किया कि सभी सुनकर जो है दंग रह गए, हैरान रह गए कि वो इतना अच्छा फैसला कैसे कर सकता है। उस दिन के बाद से तो नगर के सभी लोग अपनी फरियाद लेकर यहीं आने लगे। उस लड़के की न्याय प्रियता और न्याय बुद्धि को देखते हुए सभी लोग जो हैं अपनी फरियाद लेकर, अपनी शिकायत लेकर उसके पास ही आने लगे। राजा के दरबार में कोई न जाता, कोई भी अब राजा के दरबार में नहीं जाता था और ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़के के फैसले से उन्हें संतोष ना हुआ हो और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि लड़के ने कोई फैसला किया हो और लोगों को संतुष्टि ना मिली हो। ठीक है, संतोष यानी कि संतुष्टि, तृप्ति या सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं आप इंग्लिश में। ठीक है, धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंची कि धीरे धीरे यह बात जो है लड़के की जो चर्चा है वो कहाँ तक हो गई? राजा के दरबार तक। उसको बहुत क्रोध आया। किसको? राजा को। उसने गरज कर कहा, उस छोकरे की यह मजाल कि अपने को मुझसे अच्छा न्याय करता समझे। मैं इन किस्सों में विश्वास नहीं करता, मैं खुद जाकर देखूंगा। कि राजा ने क्रोधित होकर क्या कहा कि उस लड़के की इतनी हिम्मत, मजाल यानी हिम्मत, कि वो मुझसे अच्छा न्याय करे और अपने आप को न्यायकर्ता समझे। न्यायकर्ता यानी कि न्याय करने वाला। मैं इन किस्सों कहानियों में विश्वास नहीं करता, मैं खुद जाकर देखूंगा कि सच्चाई क्या है। ऐसा कहकर राजा अपने लाव लश्कर के साथ उस मैदान में पहुंचा जहां लड़के अपना प्रिय खेल खेल रहे थे। ऐसा कहकर राजा अपने लाव लश्कर यानी कि अपनी सेना के साथ, अपनी फौज के साथ कहाँ पहुंचा? मैदान में, जहां पर लड़के जो हैं अपना खेल खेल रहे थे। कौन सा खेल? वही वाला खेल, सिंहासन पर बैठकर। ठीक है, बड़ी देर तक राजा उनका खेल देखता रहा। वह स्तंभित रह गया। स्तंभित यानी कि हैरान रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपने मंत्री से कहा, लड़का सचमुच बहुत बुद्धिमान है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। राजा ने अपने मंत्री से क्या कहा कि जो ये लड़का है वो सच में बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही तीव्र बुद्धि वाला है और इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना बहुत ही आश्चर्य की बात है। इसकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़े बड़ों को लोहा मानना पड़ेगा। लोहा मानना यानी हार मानना। ठीक है, कि इसकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़े बड़े लोगों को भी हार माननी पड़ेगी। उसी समय किसी ने राजा को बताया, लेकिन महाराज, यह तो रोज वाला लड़का नहीं है, वह बीमार हो गया है, इस कारण कोई नया ही लड़का टीले पर बैठा है। फिर किसी ने राजा को क्या बताया कि महाराज, ये वो लड़का नहीं है जो रोज न्याय करता था, वो तो बीमार हो गया है, आज तो ये कोई नया ही लड़का है जो टीले पर बैठा है। यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। फिर तो राजा और ही आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी लड़का जो है इस सिंहासन पर बैठता है तो वो इतना अच्छा न्याय कर सकता है, कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसे क्या लगा कि जरूर इस पत्थर की कुर्सी में ही कोई ना कोई चमत्कार है, जादुई कुर्सी है ये, मैं इसकी जांच पड़ताल करूंगा। राजा का इशारा पाते ही उस स्थान को खोदकर पत्थर को बाहर निकाला गया। जैसे ही राजा ने आदेश दिया तो उस स्थान को, जहां पर वो टीला था, उसे खोदकर उस पत्थर को बाहर निकाला गया। राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर सिंहासन था। फिर राजा ने क्या देखा कि वो पत्थर नहीं है,
वो बहुत ही सुंदर सिंहासन है। उस पर बहुत बारीक और खूबसूरत मूर्तियां खुदी हुई थी। उसके चारों पायों पर 4 देवदूतों की मूर्तियां बनी हुई थी। चारों पांव यानी कि पैरों पर, ठीक है। क्या बनी हुई थी? 4 देवदूतों की मूर्तियां। देवदूत यानी कि देवों के दूत। चारों ओर खबर फैल गई कि यह बात जो है चारों ओर फैल गई, पूरे शहर में फैल गई। बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। विद्वान पंडितों ने बताया कि वह कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं था, सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। विद्वानों और पंडितों ने क्या बताया? विद्वान पंडितों ने क्या बताया कि ये कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं है, ये बहुत ही सदियों पुराना सिंहासन है और राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और विवेक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। यानी कि जो राजा विक्रमादित्य थे वो बहुत ही अच्छा न्याय करते थे और वो बहुत ही विवेक बुद्धि वाले थे, तीव्र बुद्धि वाले थे, यानी कि उनमें न्याय बुद्धि और न्यायकर्ता के गुण थे। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए। उसने कहा, मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा और उनका फैसला करूंगा। अगले दिन राजा दरबार में आया और सीधे उस सिंहासन की ओर बढ़ा। वह उस पर बैठने ही वाला था कि किसी की आवाज सुनाई दी, ठहरो। कि जैसे ही राजा उस सिंहासन की ओर बढ़ा उस पर बैठने के लिए, तभी एक आवाज सुनाई दी, ठहरो यानी रुको। राजा ने रुककर चारों ओर देखा, कोई नजर नहीं आया। कि राजा ने चारों ओर देखा पर कोई भी नहीं था। फिर वह फिर सिंहासन की ओर बढ़ा, कि वो फिर दोबारा से सिंहासन की ओर बढ़ा। फिर इसी प्रकार आवाज आई, ठहरो। फिर दोबारा आवाज आई। इस बार राजा ने आश्चर्य से देखा कि सिंहासन के एक पाए पर बनी मूर्ति बोल रही है। फिर राजा ने क्या देखा हैरानी से, कि जो सिंहासन है उसका जो एक पाया है, उसकी जो मूर्ति है वो बोल रही है। ठीक है, जैसा कि आप ये चित्र में देख पा रहे होंगे, इस पाए पर जो मूर्ति बनी हुई है, ये मूर्ति जो है बोल रही है। मूर्ति ने कहा, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? मूर्ति ने क्या कहा राजा से, कि क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य यानी लायक हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की? कि अगर तुमने कभी कोई चोरी नहीं की तो तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। पर राजा ने लज्जा से सर झुका लिया। राजा ने लज्जा यानी शर्म से अपना सिर झुका लिया। यह सच है कि हाल ही में मैंने अपने एक दरबारी की जमीन पर कब्जा कर लिया था। फिर राजा क्या कहता है उस मूर्ति से, कि यह बात सच है कि अभी कुछ समय पहले ही मैंने अपने एक दरबारी की जमीन पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि मैं उससे नाराज हो गया था। तब तो तुम इसके योग्य नहीं हो, मूर्ति ने कहा। फिर मूर्ति ने क्या कहा, फिर तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। तुमको 3 दिन तक प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित का अर्थ क्या होता है? किसी गलत काम या पाप के निवारण के लिए किया गया कोई धार्मिक या अच्छा कार्य। ठीक है, कि अगर हमने कोई गलत काम कर दिया है तो उसको दूर करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए जब हम कोई धार्मिक या अच्छा कार्य करते हैं। ठीक है, यह कहकर मूर्ति अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक उपवास किया। उपवास यानी कि व्रत किया और प्रार्थना की। चौथे दिन वह फिर दरबार में आया। ज्यों ही सिंहासन पर बैठने लगा, कि जैसे ही वो सिंहासन पर बैठने लगा, दूसरी मूर्ति ने कहा, ठहरो। अब जो दूसरे पाए पर मूर्ति बनी हुई थी उसने कहा, ठहरो। तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला। फिर वो मूर्ति क्या कहती है राजा से, कि क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला? राजा सकपकाया। सकपकाया यानी कि घबरा गया। घबराहट में, हिचकिचाहट में उसने बोला, झूठ तो उसने किसी ना किसी मुसीबत से बचने के लिए कई बार बोला था। राजा पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। फिर राजा क्या कहता है, कि मैंने
मुसीबत से बचने के लिए झूठ तो किसी न किसी बात पर बोला ही है। फिर दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ जाती है। राजा फिर से 3 दिन तक फिर से उपवास और पूजा पाठ करता है। तीसरी बार वह फिर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा। कि तीसरी बार वह फिर से सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ता है। हिचकिचाते हुए वह आगे बढ़ा। हिचकिचाते हुए यानी झिझकते हुए वह बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा, बैठने के पहले यह बताओ कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है? फिर तीसरी मूर्ति बोलती है कि इस सिंहासन पर बैठने से पहले तुम मुझे यह बताओ कि क्या तुमने कभी किसी को चोट चोट नहीं पहुंचाई है, नुकसान नहीं पहुंचाया है? राजा पीछे हट गया। फिर से राजा पीछे हट गया। तीसरी मूर्ति भी अपने पंख फैलाकर उड़ गई। तो राजा के पीछे हटने का अर्थ क्या है कि उसने जरूर किसी न किसी को चोट पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाया है। फिर 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद राजा सिंहासन की ओर बढ़ा। कि फिर से 3 दिन का उपवास और प्रार्थना करने के बाद राजा जब सिंहासन की ओर बढ़ा तो उसके पैर लड़खड़ा गए। चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो, जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे वे भोले भाले थे। चौथी मूर्ति क्या कहती है कि ठहरो, रुको, कि जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे वो भोले भाले थे। उनके मन में कलुष नहीं था। कलुष यानी कि किसी भी तरह का मैल नहीं था, अपवित्रता नहीं थी। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। फिर मूर्ति क्या कहती है कि अगर तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है कि तुम इस सिंहासन पर बैठने के लायक हो तब तुम बैठ सकते हो। कि अगर तुम्हारे मन में भी किसी तरह का कोई मैल नहीं है, अपवित्रता नहीं है, तो तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। राजा बड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने मन ही मन कहा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ? मैं राजा हूँ, मुझसे ज्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा? कि राजा ने उस मूर्ति की बात सुनकर काफी देर तक सोच विचार किया। फिर उसने अपने मन ही मन में क्या कहा कि अगर वो लड़का बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मैं तो राजा हूँ और मुझसे ज्यादा धनवान यानी पैसे वाला, बलवान यानी शक्ति वाला और बुद्धिमान भला और कौन होगा? मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। कि मैं अवश्य ही इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हूँ, लायक हूँ। यह कहकर राजा सिंहासन की ओर दृढ़ कदमों से बढ़ा। कि यह कहकर अपने मन में ये विचार करके राजा जो है सिंहासन की ओर दृढ़ कदमों से यानी कि पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। लेकिन उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। और फिर क्या हुआ? जो चौथी मूर्ति है वो पंख फैलाकर सिंहासन को ही लेकर आकाश में उड़ गई। जैसा कि आप ये चित्र में देख पा रहे हैं, ये है राजा, ये रहा सिंहासन और ये है चौथी मूर्ति जो सिंहासन को साथ लेकर आकाश में उड़ गई है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा न्याय करने के लिए मन का साफ और निष्पक्ष होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि सिंहासन उसी को स्वीकार करता है जो ईमानदार, दयालु और सत्यवादी हो। अब बच्चों का मन जो है, उन लड़कों का मन जो है वो बहुत ही साफ था और उनके मन में किसी भी तरह का छल कपट नहीं था। इसलिए वो सिंहासन पर बैठ पा रहे थे और उचित न्याय कर पा रहे थे। और जो राजा था उसके अंदर ये सभी गुण नहीं थे, इसी कारण वो सिंहासन पर नहीं बैठ पा रहा था। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।